तो यार आज हम लोग रिवाइज करने वाले हैं हम लोगों का एक बढ़िया सा टॉपिक जियोग्राफी का, जो कि है पृथ्वी पर भारत। इसके पहले हम लोगों ने पृथ्वी पर जलमंडल स्थलमंडल इसको देखा था। और उसके बाद हम लोगों ने पृथ्वी पर पठार पर्वत और ये जो मैदान वगैरह है उनको देखा था। हमने पठार में दक्कन का पठार के बारे में देखा था। हमने ये जाना था कि तिब्बत का पठार सबसे ऊंचा पठार है। और हम लोगों ने देखा था पर्वतों के बारे में। पर्वतों में हम लोगों ने ज्वालामुखी पर्वत के बारे में देखा था, किलिमंजारो पर्वत देखा था, है ना, तंजानिया में है। और किलिमंजारो के साथ देखो जापान में फुजीनामा पर्वत देखा था, जो कि ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। उसके बाद कुछ पर्वतों को हमने और देखा था, ब्लॉक पर्वत, हॉस्ट पर्वत, है ना, कैरिकस पर्वत और बहुत सारे पर्वत वगैरह हम लोगों ने देखे थे। मतलब बहुत सारे नहीं देखे थे, कुछ कुछ पर्वत देखे थे ऊपर ऊपर से। फोल्ड माउंटेन भी हमने देखा था। हिमालय हम बात करें तो फोल्ड माउंटेन का उदाहरण है। उसके बाद आज हम लोग देखने वाले हैं पृथ्वी पर भारत को। अगर भारत के विषय में आपसे कोई कुछ पूछता है तो ऊपर ऊपर आपको जानकारी होनी चाहिए। जो जानकारी होनी चाहिए वही आज हम लोग अभी देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करें भारत की, तो भारत ये एक ऐसा चीज है, अगर आपसे कोई पूछे भारत कैसा है तो एक ही उत्तर निकलता है, वो है विविधता वाला देश। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की वेशभूषा, खान पान, संस्कृति और मतलब धर्म विचार, क्या क्या बोलूं, खतरनाक है ये भारत हमारा। और खतरनाक है हमारे भारत का प्राचीन इतिहास भी अगर बात की जाए। अभी हम लोग का सीरीज चल ही रहा है प्राचीन भारत का इतिहास वाला, तो बड़ा खतरनाक है ये भारत हम लोग का। इसी को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, कैसा है भारत, भारत का भौतिक जो रूपरेखा है वो कैसा है, वो भी हम लोग देखेंगे। चलो शुरू करते हैं। भारत विभिन्न संस्कृति धर्म विचार का एक अद्भुत संगम है। सबसे बड़ी बात तो यही है जो कि मैंने बता दी है। आगे बात करते हैं, तो हमारा जो भारत है वो किस गोलार्ध में है। ये रहा हमारा पृथ्वी, ये रहा हमारा पृथ्वी, ये रहा हमारा भूमध्य रेखा। इसके ऊपर होता है नॉर्थ, इसके नीचे होता है साउथ। नीचे साउथ में कौन सा, ऑस्ट्रेलिया वगैरह आते हैं, है ना, और जो भी है तो उस साउथ में आते हैं। और इसके ऊपर होता है नॉर्दर्न, उत्तरी गोलार्ध। यहाँ पर होता है हमारा भारत। यहाँ से जाता है कर्क रेखा, तो कर्क रेखा भारत से होकर जाती है, परंतु भूमध्य रेखा के ऊपर होने के कारण हम लोग भारत को कहते हैं कि ये हमारा उत्तरी गोलार्ध में है। आपसे कोई पूछेगा ये किस महासागर से संबंधित है, तो हम लोग अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर है हमारे पास अरब सागर, यहाँ पर है हमारे पास बंगाल की खाड़ी। परंतु अगर आपसे पूछे महासागर कौन सा है, तो ये जो पूरा एरिया है ये है पूरा हिंद महासागर का, और ये रहा हमारा भारत। तो हम लोग का महासागर कौन सा है, हिंद महासागर है। मतलब किस महासागर से ये टच करता है इसकी सीमा। चलो भाई, तो हिंद महासागर, ठीक है। इसके क्षेत्रफल की बात करें, मतलब कि इतना बड़ा हमारा भारत है, तो इसका क्षेत्रफल कितना है, तो भैया इसका क्षेत्रफल 32 लाख वर्ग किलोमीटर। बचपन से रटे आ रहे हैं हम लोग, यही है। ये रहा हमारा भारत। लो भैया ऐसे बना दो। ये क्या बन गया भाई, अरे जो भी है, तो इसका जो 32 लाख वर्ग किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल, ठीक है। तो हो गया 32 लाख वर्ग किलोमीटर। कश्मीर से कन्याकुमारी, कश्मीर से कन्याकुमारी मतलब कि ये चीज, मान लो, ठीक है। यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी, ये हम लोगों से पूछेगा तो आप क्या जवाब दोगे। अगर हम बात करते हैं कश्मीर ऊपर और नीचे ये कन्याकुमारी तक की, तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक की जो दूरी है वो लगभग लगभग 3200 किलोमीटर की है, ठीक है। 3200 किलोमीटर इसी के आसपास की है। अगर हम लोग बात करें इधर अरुणाचल प्रदेश से गुजरात के कच्छ की, तो यहां से यहां तक की दूरी हम लोग समझेंगे कि मतलब ये ज़्यादा लंबा है और ये थोड़ा सा उससे छोटा होगा, तो ये लगभग 2900 के आसपास में आता है, ठीक है। लगभग 2900 किलोमीटर के आसपास में आता है इसका दूरी। चलो भैया, अक्षांश व देशांतर, अब हम लोग कुछ देखने वाले हैं अक्षांश देशांतर की। आपसे कोई पूछेगा कि भारत का जो सीमाएं हैं वो कितने डिग्री अक्षांश और कितनी डिग्री देशांतर से होकर जाती हैं। मान लो कोई पूछ दे ऐसे ही, मान लो पगला है कोई पूछ दे ऐसे, जो क्या जवाब दोगे, तो जवाब दे देना। अभी अगर पता रहेगा जवाब दे देना, ठीक है। उसके पहले एक और चीज, इधर क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इधर क्या है, लक्षद्वीप, ठीक है। चलो भाई,
आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अक्षांश देशांतर क्या है? पृथ्वी हमारा ये रहा, यहाँ से बीच से इसको काट दो, ऐसे। पृथ्वी हमारा ऐसे था, यहाँ से इसको काट दो, ठीक है। हमने पृथ्वी को ऐसे काटा और ऐसे काटा, और इसके केंद्र से ऐसे 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 रेखाएं ले गए थे। हालांकि देशांतर आपको पता होगा, अक्षांश देशांतर, बट एक बार से समझ लेते हैं। ऐसे काटा और यहाँ से इसको ऐसे 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 काटा, ठीक है। अब जो ये कटा ना, ये डिग्री वाइज कटा है ना, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, और फिर यहाँ से इसको ऐसे मिला दिया, ऐसे। लो भैया, तो जो ऐसे रेखाएं बनी इसको कहते हैं अक्षांश रेखाएं, और फिर यहाँ से इसको ऐसे मिलाया, और फिर पूरे पृथ्वी को ऐसे मिला दिया। तो ये जो रेखाएं हैं, सीधे सीधी रेखाएं, इन सीधी रेखाओं को कहते हैं हम लोग देशांतर, और जो ऐसे अक्षांश पर हैं, ऐसी ऐसी रेखाएं, इनको कहते हैं हम लोग अक्षांश रेखाएं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भारत की जो सीमा है, अंतिम ये वाली सीमा जो कच्छ वाला क्षेत्र है, इधर जो अरुणाचल प्रदेश वाला क्षेत्र है, ये कितने डिग्री देशांतर पर है, तो आप बोलोगे 67 डिग्री। 67 के लगभग में हम देख सकते हैं कि ये जो है 67, ये कुछ इस तरीके से है, 68.7, ओके, 68 डिग्री 7 मिनट। लो भैया, तो इस तरीके से है ना। और वो किधर है? ये ऊपर भाग में है ना। तो ऊपर भाग के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? अगर कोई चीज ऊपर है तो हम लोग क्या यूज करते हैं? अच्छा, बात समझो, पहले बात समझो। ये रहा हमारा पृथ्वी, यहाँ पर है हमारा भारत। तो इस पूरे पृथ्वी के लिए हमारा भारत एक तरीके से देखा जाए तो इधर है, पूर्व में है, ईस्ट में है, और अक्षांशीय रूप में नॉर्थ में है। तो इन्हीं दोनों पर हम लोग का काम चलता है। अगर हमसे कोई पूछता है कि ये देशांतर रेखा जो यहाँ से होकर जा रही है वो कहाँ है, कितने डिग्री है, तो हम कहेंगे ये ईस्ट में है, इतने डिग्री ईस्ट है, ठीक है। तो ये होगा हमारे पास ईस्ट। हमारी एक समय रेखा हमने देखी थी पुराने वीडियो में, तो समय रेखा हमको पता ही है, 82 डिग्री 3 मिनट ईस्ट, ठीक है। और इसकी बात करें तो 97 डिग्री 2 मिनट, 97 डिग्री 2 मिनट ईस्ट ये जो है कि है। रटने वाली चीजें सब बहुत कॉन्सेप्चुअल तो है नहीं, है ना, मैथ का फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे, ऐसा कुछ तो है नहीं, है ना। अगर इसको ऐसे कर तो कैसा लगेगा? ओ भैया, ये तो पूरा लाल हो गया जी, ससुरा। अब सही है। तो अब हम लोग देखने वाले हैं अक्षांश को। अक्षांश में भी एक विशेष प्रकार का अक्षांश यहाँ से जाता है, जो कि है 23 डिग्री पर, है ना। 23 डिग्री पर हमारा जो भारत है वहां से कर्क रेखा गुजरती है, और 66 डिग्री पर क्या गुजरती है? 66 डिग्री पर ध्रुव रेखा गुजरती है। तो 23 डिग्री एंड हाफ, या फिर 23 डिग्री मिनट में बात करें तो 23 डिग्री लगभग 4 मिनट या 3 मिनट के आसपास में कहानी चलती है। 3 मिनट के है, 3 मिनट नॉर्थ, क्योंकि ये नॉर्थ में, हमने बोला ई या एन, यही दो यूज होगा। ई यूज होगा देशांतर के लिए, ये होगा अक्षांश के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा लगभग 8 डिग्री अक्षांश, मतलब कि इसका जो निचला सीमा है वो मतलब भारत शुरू कहाँ होता है, किस अक्षांश से भारत शुरू होता है, तो वो होता है 8 डिग्री अक्षांश से। बहुत बढ़िया से लिखना है तो आप लिखो 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। और खत्म कहाँ होता है? खत्म, अगर आपसे कोई पूछे कि भारत की अंतिम सीमा को छूने वाला देश अक्षांश रेखा कौन सा है, तो वो आप जवाब दोगे 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। चलो भैया, ये हो गया। अब समय रेखा को छूकर जाने वाली जो राज्य है उनका नाम थोड़ा सा ट्रिक से मैंने बताया है यहाँ पर। ट्रिक क्या क्या है यहाँ पर? ट्रिक है हमारे पास MC। मान लो समय रेखा है, आपसे किसी लड़ाई हुआ, तो लड़ाई हुआ तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि तुम साले MC आओ इस समय पर मिलने के लिए हमसे, तुम लड़ाई हुआ है, ठीक है। तो समय से इस समय पर मिलने आओ MC। तो MC मतलब कि MC आओ, ठीक है, MC आओ समय पर। तो समय रेखा से गुजरने वाला जो राज्य है वो है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, यू से यूपी, ओडिशा, ओके।
चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आगे एक बड़ा सा फेमस सा जो है ये है कि मित्र पर गमछा झार, बचपने से सुनते हो आप, है ना, ट्रिक बड़ा फेमस है, मित्र पर गमछा झार। चलो, तो कर्क रेखा से गुजरने वाली जो रेखा राज्य है उनका है मित्र पर गमछा झार, वो है मित्र पर गमछा झार। ठीक है, मित्र पर गमछा झार ये ट्रिक है जो कि आपको बताती है कि कर्क रेखा से होने वाली जो राज्य हैं वो कौन कौन से हैं। अगर बात करो मी से तो मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से कहा है पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान। अच्छा ले भैया, पर में र से कुछ मतलब नहीं है, या फिर र से तुम राजस्थान ले भी सकते हो। ठीक है, र से राजस्थान ले लो, झ में इसको हटा देना। ये मतलब देखो यहाँ पर र है, यहाँ पर र है, इन दोनों में र का मतलब क्या है, राजस्थान है। ठीक है, तो एक को राजस्थान ले लो, एक को छोड़ दो। ठीक है, ग से गुजरात, म से एमपी मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड, र से कुछ नहीं, राजस्थान है, बट दो बार राजस्थान लिखोगे अच्छा लगेगा। चलो, तो मित्र पर गमछा झार कर्क रेखा से होने वाले राज्य का नाम मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान। चलो भैया, यहाँ 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, और इसका तटीय क्षेत्रफल लगभग 11,000 किलोमीटर के लगभग में है। 11,000 आई थिंक 200 किलोमीटर है, 11,098 किलोमीटर है। चलो भैया, अब हम लोग बात करते हैं हमारे भारत के थोड़ा ऊपरी बात की, जो यहाँ पर की हम लोग का मिलता है हिमालय। तो हिमालय की बात की जाए तो हिमालय हम लोग का इस तरीके से है, मतलब कि यहाँ बताता हूँ मैं। हमारे भारत का जो ऊपरी इलाका है वो भारत पूरा मतलब संपीड़न के कारण एक प्रकार का वलय पर्वत निर्माण हुआ है, जो कहते हैं हिमालय। तो हमारे भारत को अगर बात करें इस तरीके से, बढ़िया से बनाऊंगा इस बार। चलो भैया, मान लो भारत है, और क्या। चलो भाई, तो भारत का ये जो इलाका है इधर से होते हुए इतना, ये है हमारा महान हिमालय का, मतलब बड़े बड़े यहाँ पर हिमालय हैं। अगर उसके थोड़ा नीचे आ जाए यहाँ पर, तो ये है मध्य हिमालय, और उसके थोड़ा सा और नीचे आ जाए तो ये जो है ये हमारे पास है शिवालिक। ठीक है, तो वही चीज मैंने यहाँ पर लिखा है कि जो ऊपर वाला पार्ट है इसको कहते हैं हम लोग मध्य हिमालय। मध्य हिमालय से भी ऊपर अगर जाओ, सॉरी महान हिमालय, तो महान से थोड़ा ऊपर जाओ तो यहाँ पर मिलेगा आपको ट्रांस हिमालय। ठीक है, बट ट्रांस को भाड़ में जाए, यहाँ पर देखो पहले ये हमारे पास महान हिमालय, ये हमारे पास है मध्य हिमालय, और ये हमारे पास है जो सबसे नीचे वाला है उसको कहते हैं हम लोग शिवालिक क्षेत्र। शिवालिक क्षेत्र ले भैया, ये हो गया, इसको हटाऊं मैं। चलो भाई, अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ चीजों को और जानने वाले हम लोग। ठीक है, वो चीजें क्या क्या है, वो चीजें हैं हमारे मध्य प्रदेश के पास। हम लोग देखें तो हम लोग देख सकते हैं कि दो रेंज हम लोग देखने मिलती है। एक तो हमारे पास है ये वाली ऊपर वाली, जिसको कहते हैं विंध्य पर्वतमाला, विंध्य पर्वतमाला। अगर नीचे वाले की बात करें तो यह सतपुड़ा पर्वतमाला। और दोनों आके इसे मिलती हैं, और नीचे से एक नदी निकलती है, इसको कहते हैं नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी जो है वो विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच में है। सतपुड़ा जो रेंज है वो काफी ऊंची पर्वतमालाएं हैं, और विंध्य पर्वतमाला लगभग कह सकते हो पठार की तरह है। ठीक है, आगे थोड़ा और बढ़े तो उसके ठीक नीचे, अच्छा ये नर्मदा नदी हो गई हमारे पास, नर्मदा, और ये हमारे पास नीचे होती है ताप्ती नदी। ठीक है, नीचे ताप्ती नदी। हालांकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो उसके लिए मैं एक बार देख लेता हूँ कि वीडियो हम लोग का 14 मिनट हो चुका है, 15 मिनट टारगेट होता है। फटाफट से हम लोग शुरू करते हैं आगे के चैप्टर, आगे का जो टॉपिक है उसको। हमारा भारत ये रहा। भारत को देख रहे हैं ना भाई, भारत कैसा है, तो भारत के नीचे भी जाना पड़ेगा। ऊपर देख लिया हमने, ऊपर देख लिया, बीच में देख लिया, अब इधर आते हैं। नीचे देखिए तो हम लोग देख सकते हैं इधर की तरफ दबाव से हम लोग के पास पश्चिमी घाट मिलते हैं, जिनको कहते हैं हम लोग सह्याद्री पर्वतमाला।
सह्याद्री पर्वतमाला। और इधर हमको मिलते हैं पूर्वी घाट, कुछ पर्वतमालाएं यहाँ पर ही मिलती हैं, हालांकि इतने पूरी भर भर के पर्वतमाला नहीं मिलती हैं, है ना, समझो बात को। और जो दोनों मिले यहाँ पर, जिस जगह वो मिले उसको हम लोग कहते हैं नीलगिरी पर्वत। चलो भैया, इतना भी हो गया। ऊपर देखा, नीचे देखा, बीच में देखा। बीच में क्या था? सतपुड़ा। ऊपर क्या था? हिमालय। नीचे क्या था? पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, नीलगिरी पर्वत। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं कुछ नदियों को। नदियों की बात करें तो हमने नदियों के लिए यहाँ पर एक बनाया है, ये लो भैया, ये नदियों के लिए हमारे पास है। नदियों की बात करें तो ऊपर ऊपर से मैंने यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। सबसे पहले हम लोग बात करें, जो हम लोग को ऊपर दिख रही है ये नदी, इसको कहते हैं हम लोग महानदी। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में आके गिर रही है, सारे बंगाली खाड़ी में गिर रहे हैं। महानदी, महानदी। ये हमारे पास है गोदावरी नदी, ये हमारे पास है कृष्णा नदी, और ये हमारे पास है कावेरी नदी, है ना। बस इतना ऊपर ऊपर से अभी ऊपर ऊपर से पढ़ रहा है, तो इतना बहुत जरूरी है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर मैं कुछ बताने वाला हूँ, वो क्या है? वो है समर की बात और विंटर की बात। विंटर और समर की बात हम लोग करने वाले हैं। यहाँ पर अगर ध्यान से हम लोग देखें तो ये रहा हमारा भारत, यहाँ पर ध्यान से देखें तो भारत ये रहा, है ना। लो भाई, विंटर में नुकीला हो जाता है ये, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मैंने बनाने में गलती किया है थोड़ा। लो भाई ऐसे, ठीक है, दोनों सेम ही हैं। चलो विंटर में बात करें, सॉरी समर में बात करें, तो समर में बात करें तो जो मानसून है, यानी कि जो हवाएं हैं वो ऐसे चलती हैं। ठीक है, यहाँ पर मान लो कोई पहाड़ है, यहाँ पहाड़ है, तो हवाएं उधर गई, उनको मिल गया पहाड़, हवाएं हवाएं गई, मिल गया यहाँ पे पहाड़, तब यहीं पे हवाएं रुक जाएंगी और यहाँ बारिश कर देंगी। ठीक है, विंटर में क्या होता है? अच्छा, समर में इसीलिए हम लोग देखते हैं कि गर्मी जैसे ही खत्म होता है वैसे हम लोग देखते हैं बारिश होने लगता है ना। जून, जुलाई, अगस्त, अगस्त का महीना गजब बारिश होता है। तो ये सब चीजें हैं अगस्त सितंबर में। और आगे आते हैं यहाँ पर, विंटर में लौट रही होती हैं। ठीक है, तो लौटते वक्त ये पूर्वी घाट से टकराती हैं, पूर्वी घाट से, तो तेलंगाना वाले क्षेत्र में बारिश करती हैं। ठीक, लौटते वक्त ये विंटर। और एक और बात है कि मान लो ये पर्वत ऐसे है और इधर से हवा आ रही थी, यहाँ पर आई, रुक गई और यहाँ पर बारिश हो गया। अब जब वो जा रही है तो वो ऐसे जा रही है, चीर के निकल जाएगी, क्या दिक्कत है, रुकबे नहीं करेगी। ठीक है, चलो भाई, तो ये हो गया हमारे पास। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं जलवायु में भिन्नता के आधार पर वनस्पति जगत में विशेष प्रभाव पड़ता है। आपसे अगर मैं पूछूं कि जहां पर ज्यादा बारिश हो रही है वहां पर क्या ज्यादा पेड़ पौधे उगेंगे? आप कहोगे बिल्कुल उगेंगे। और दूसरी बात, जहां पर गर्मी ज्यादा है वहां पर पेड़ पौधे ज्यादा उगेंगे? बिल्कुल। अगर कहीं जगह पर गर्मी बहुत ज्यादा है, मतलब सूर्य का प्रकाश गजब पड़ता है, और वहीं पर जो वर्षा है वो भी बहुत ज्यादा पड़ती है, तो वर्षा से पानी मिल गया, सूर्य के प्रकाश से रोशनी, सूर्य के प्रकाश से मतलब सूर्य का प्रकाश मिल गया, पौधे को यही दो चीजें तो चाहिए। तो ये जो चीजें हैं वो जहां पर मिलती हैं वहां पर जो वन है वो बहुत खुशहाल रहते हैं, और इन वनों को हम लोग कहते हैं सदाबहार वन, और यहाँ पर काफी घने जंगल होते हैं। ठीक है, और अगर आप देखोगे, अगर सर्च करके, तो बड़ा बढ़िया बढ़िया एकदम मस्त नज़ारा दिखता है। और अगर देखा जाए तो ये भारत के इस क्षेत्र में ज्यादातर देखने को मिलती हैं और असम के क्षेत्र में देखने को मिलती हैं। इनका नाम है महोगनी, रोजवुड, एबोनी और रबड़। ये है हमारे पास सदाबहार वन। आगे बढ़ते हैं, कुछ जगह ऐसे भी हैं जहां पर की बहुत ही कम बारिश होती है। समझो, यहाँ पर मान लो सूर्य का प्रकाश मिल गया, मिले जा रहा है, मिले जा रहा है, खाना बन गया, पानी चाहिए, पानी अय्या नहीं है, तो पेड़वा क्या करता है कि पत्ता गिराने लगता है अपना, है ना। तो पत्ता गिराने लगता है तो पर्ण पतित होने लगा, तो पर्णपाती वन इसको कहा जाता है। यहाँ पर जो है बहुत ही दूर दूर ये होते हैं, और गूगल कर लेना, और क्या, पर्णपाती वन। यहाँ वर्षा क्या होती है? कम होती है। ये जो जितने हम पर्णपाती वन, मतलब जितना आप लोग सोच सकते हो ना, साल, नीम, पीपल, शीशम, आसपास जो भी हमारा पेड़ है वो सब हम कह सकते हैं लगभग लगभग इसी के आसपास में होता है।
मतलब पर्णपाती वन के अंतर्गत आता है, पर्णपाती वृक्ष के अंतर्गत आता है। और जितना आप देख सकते हो ये तो इधर का एरिया है, पहाड़ के उधर का जो एरिया है ये, और जितना यूपी, बिहार, राजस्थान, सॉरी राजस्थान कह रहा हूँ, छत्तीसगढ़ और झारखंड, इस सब में पर्णपाती वन हम लोग देखने को पाते हैं। इसके बाद बात करें अगर वर्षावन, सॉरी मतलब कटीले वन की, तो कटीले वन तो भैया जहाँ पर बारिश नहीं होगी तो पत्ती जो है कहेगी भाड़ में जाओ, मैं कटीली हो जाऊंगी, मुझे चाहिए ही नहीं ये जो है कि पानी वगैरह, तो बस सूरज के प्रकाश मिला उससे मेरा खाना बन गया, पानी चाहिए नहीं मुझको। ठीक है, पानी दे दोगे तो परेशान हो जाएगा वो। तो राजस्थान में देखने को मिलती है बबूल, कैक्टस, कीकर जो है इनके उदाहरण हैं। साल, नीम, शीशम किसके उदाहरण है? पर्णपाती वन के। और महोगनी, रोजवुड और सबूनी रबड़ ये सब सदाबहार के उदाहरण हैं। अगर हम लोग बात करते हैं कटीले वनों की, तो ये हमारे, सॉरी कटीले वन कह रहा हूँ, पहाड़ पर जो वन होते हैं, पर्वतीय वन जो होते हैं, है ना, पर्वतीय वन जो होते हैं उनकी बात करें, पर्वतीय वन जो होते हैं उनकी बात करें तो पहाड़ पर होने के कारण जो हमारा तापमान है वो कम हो जाता है, तो बर्फ गिरने लगती है। अब बर्फ गिरेगी, नहीं वहां बर्फ गिरा, पेड़ पूरा गिर जाएगा। ये होता क्या है, जैसे बर्फ गिरता है तो ये अपने आप को ऐसे ढाल लेती हैं कि बर्फ गिरता है तो त्रिकोण होने के कारण, इनके जो पर्वतीय पेड़ होते हैं त्रिकोणीय होते हैं, तो उनके कारण क्या होता है कि इनका जो बर्फवा है वो गिर जाता है नीचे, है ना। मान लो पर्णपाती वन में बर्फ गिरने लगा तो ये पड़वा गिरा देगा, वरना बर्फ जमा हो जाएगा, है ना। तो ये सब दिक्कत होता है, तो ये सब क्या है कि बर्फ को गिरा देते हैं। पर्वतीय वन होते हैं, और वही राजस्थान, सॉरी ऊपर के जो एरियाज हैं हिमालय के आसपास, चीड़, देवदार उदाहरण है इसके, और हिमालय के आसपास देखने को मिलते हैं। और इसके साथ हमारा चैनल खत्म हुआ, सॉरी वीडियो खत्म हुआ, चैनल खत्म नहीं करना है भाई, चैनल खत्म नहीं करना है, वीडियो खत्म हुआ हम लोग का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।